आज हम समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम को भरने की स्थितियों को पढ़ते हैं। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए और प्लेटों की मध्य की दूरी डी है। इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें परावैद्युत पदार्थ को भरना है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो इसकी तीन स्थितियां अभी हम पढ़ रहे हैं। पहली स्थिति में तो हम पूर्ण रूप से भर दें। ऐसे समझिए कि ये दोनों प्लेटें, दोनों के बीच की दूरी डी है और हमने डी दूरी यानी कि टोटल भर दिया। किससे? एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक वाले पदार्थ से। जैसे परावैद्युतांक के रूप में हम कागज ले लें, मोम ले लें, पैराफिन ले लें, तेल ले लें, पानी है, अब्रक है आदि। यदि हम पूरा भरते हैं तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। विद्युत धारिता को हमें बढ़ाना है, कैसे भी करके हम विद्युत धारिता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जब हम एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो भी धारिता बढ़ेगी। देखो किस प्रकार बढ़ती है धारिता। तो प्लेटों के मध्य जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? सिग्मा अपन एप्सिलॉन। माध्यम में दोनों निर्वात में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू हमने पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और सिग्मा का वैल्यू हम जानते हैं। सिग्मा क्या होता है? आपका क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए आपने यहां रख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया, एप्सिलॉन आर रख दिया। और अब हमें क्या करना है? प्लेटों के मध्य विभवांतर, परिभाषा क्या होती है? V इज इक्वल टू ई डी। तो हमने E का वैल्यू यहां पुट कर दिया, Q ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये D का D हो गया अपना। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? संधारित्र की धारिता। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। V का वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया, D से D आपका ये रहा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम सी नॉट बोलेंगे। किसी भी संधारित्र की निर्वात में जो धारिता होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और माध्यम के लिए जो धारिता होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, अर्थात एप्सिलॉन आर टाइम्स है। एप्सिलॉन आर गुना हो गई क्या? धारिता। कब? जब हमने उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक या एप्सिलॉन आर का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो किसी भी संधारित्र की धारिता अगर हम पूर्ण रूप से भर देंगे, आपने देखा भी होगा ज्यादातर संधारित्र जो अपने होते हैं वो किसी परावैद्युत पदार्थ से पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं। आपकी कोई भी अगर कैपेसिटर जैसे फैन में जो लगा रहता है, पंखे में, अगर वो खराब हो जाए तो आप उसको एक बार वहां से निकाल के और उसको तोड़ के देखिए आप, तो उसके अंदर आपको पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ मिलेगा। तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में किसी भी संधारित्र की धारिता निर्वात की जो धारिता होती है उसकी एप्सिलॉन आर गुना होती है। आप ऐसे समझिए कि कोई भी एक संधारित्र है, निर्वात में उसकी धारिता हम सपोज कर लें कि 2 माइक्रोफैराड है और उसके बीच में हमने अब्रक भर दिया प्लेटों के बीच में और अब्रक का जो परावैद्युतांक है वो 6 है। तो अब कितनी धारिता हो जाएगी? 2 माइक्रोफैराड को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा 6, यानी कि अब जो धारिता बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12 माइक्रोफैराड। तो जो C का वैल्यू होगा वो C नॉट एप्सिलॉन आर होगा। इसी का सेकंड केस है कि हम पूर्ण रूप से ना भरें। जैसे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो हम पूरे 5 सेंटीमीटर में परावैद्युत पदार्थ ना भर के हम कम में भर रहे हैं। हम भर रहे हैं जैसे 2 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर तो क्या हो गया? आपका परावैद्युत जो पदार्थ है उसकी मोटाई हो गई और जो बाकी का तो 3 सेंटीमीटर बचा 5 में से, वो क्या हो गया? अपना वायु क्षेत्र हो गया। कंसेप्ट सिंपल सा है। V का मान हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम V का मान कैलकुलेट कर लें तो हम C वाले फॉर्मूले से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें तो V कैलकुलेट करना है, बस किसी भी प्रोसेस से कैलकुलेट हो जाए। और V कैलकुलेट जब आपको 2 प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है D, तो E जो और V में जो संबंध है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी। अब यहां पे क्या है कि कुल जो
चौड़ाई है वो कितनी है डी, और टी मोटाई का हमने क्या भर दिया इसके अंदर, हमने भर दिया टी मोटाई का हमने इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो यहां से यहां तक की जो थिक है वो तो टी है, और बची कितनी, वायु क्षेत्र कितना बचा, डी माइनस टी। तो जो वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई नॉट। परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई। तो परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ई नॉट अपन एप्सिलॉन आर। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान दो। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वायु के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होगा ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर भी दो हो गए। अब एक तो किस क्षेत्र के लिए, वायु क्षेत्र के लिए, और एक किस क्षेत्र के लिए, परावैद्युत क्षेत्र के लिए। वायु क्षेत्र के लिए विभवांतर V का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईडी। यानी कि अगर हमें वायु क्षेत्र का विभवांतर निकालना है तो वायु क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र और वायु क्षेत्र की मोटाई। तो वायु क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र कितना, ई नॉट, और वायु क्षेत्र की मोटाई कितनी है, डी माइनस टी, जो बची। अब हम क्या करेंगे, अब हम परावैद्युत पदार्थ का निकालेंगे विभवांतर। तो परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र यानी कि माध्यम का, तो वो कितना होगा, ई नॉट अपन एप्सिलॉन आर। ये तो किसके लिए, माध्यम के लिए, और ये किसके लिए, निर्वात के लिए। और परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो कितनी है, टी। तो अब हमने क्या कर, ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट एप्सिलॉन आर टी, ई नॉट हमने कॉमन ले लिया तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। सिंपल सा है। ई नॉट का वैल्यू पुट कर दिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। V का वैल्यू आपके पास आ गया, V का वैल्यू आपके पास आ गया तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये D इज इक्वल टू टी। अगर हम एक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये हम एक शर्त ले रहे हैं, कैसे, अगर इसी केस को यदि हम पहले वाले केस से कंपेयर कर लें, मान लें कि अगर ये पूरा भरा हुआ होता, तो अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो उस कंडीशन में D का वैल्यू T के इक्वल होता, और D का वैल्यू T के इक्वल होता तो ये दोनों क्रॉस हो जाते, और T की जगह हम क्या रख देते, D। तो बात तो वही है, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता और नीचे हो जाता D। तो आंशिक रूप से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बड़े काम की चीज है। उसमें क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, और वहां पे क्या था, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, यानी कि C इज इक्वल टू सी नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां पे क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। न्यूमेरिकल करते समय आपको याद होगा, संधारित्र की प्लेटों की बीच की जो दूरी होगी वो तो D होगी, और जो उन प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे उसकी जो मोटाई होगी वो होगी T। जैसे 5 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर आपने 2 सेंटीमीटर भर दिया तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर होगा। और एप्सिलॉन आर क्या होगा, जो परावैद्युत पदार्थ भरोगे उसका परावैद्युतांक होगा। दोनों सूत्र बहुत ही काम के सूत्र हैं। जब हम कोई भी कॉम्पिटिशन देने जाते हैं, न्यूमेरिकल है तो फिजिक्स है, और फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल है। हमें न्यूमेरिकल एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज अपने क्लियर होंगे पहले। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। पूर्ण रूप से भरा हो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी नॉट एप्सिलॉन आर, और आंशिक भरा हो तो एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर।